सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट चैनल लाहौर पर। और आज हम कक्षा 5 पर्यावरण विषय में चैप्टर नंबर 22 कैसे बचाएं ईंधन, इस पाठ को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईंधन होता क्या है। इसमें शब्द आया है ईंधन। बचाने का आप जानते हैं, बचत करना, आप रुपए पैसों की बचत करते हैं, यानी कम खर्च करना, वो होता है बचत। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम जहाँ आवश्यक हो वहाँ खर्च नहीं करेंगे। तो जहाँ आवश्यक है वहाँ उतना ही खर्च करना जितने में काम चल सके, वो हो जाएगी हमारी बचत। अब बात करते हैं हम ईंधन की। तो ईंधन का मतलब होता है शक्ति, और इसको ऊर्जा भी कह सकते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जिनसे हमें शक्ति मिलती है। अब मान लीजिए आप भोजन करते हैं या हम भोजन करते हैं, तो भोजन करने से हमें शक्ति मिलती है, तो भोजन हमारा ईंधन हो गया एक प्रकार से। ऐसे ही साइकिल आप चलाते हो तो साइकिल का ईंधन कहाँ होगा? आप अपने स्वयं के पैरों से उस साइकिल में आप ऊर्जा भरते हैं एक स्थान पर, और वो फिर पहियों से होती हुई साइकिल को चलाती है। इसी प्रकार से आपके पेट्रोल है, डीजल है, ये इस प्रकार के ईंधन हैं जो कार, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, इनका ये भोजन है। जब ये पेट्रोल, डीजल इन वाहनों में डालते हैं तो वो वाहन आगे चलते हैं। तो इस पाठ में हम बात करेंगे पेट्रोल, डीजल, कोयला, इस प्रकार के जो ईंधन हैं इनको हम कैसे बचा सकते हैं, यानी जहाँ ज़रूरत है वहाँ हमें उपयोग करना है, लेकिन उपयोग करते हुए भी उसकी कैसे बचत कर सकते हैं, इसकी छोटी छोटी बातों की इस पाठ में हम बात करेंगे। तो चलिए पाठ को स्टार्ट करते हैं। कैसे बचाएं ईंधन। भिवाड़ी विद्यालय के सभी बच्चे अपना अपना टिफ़िन व पानी की बोतल लेकर बहुत खुश नज़र आ रहे थे। ये भिवाड़ी अलवर के पास हैं, और वहाँ जो विद्यालय के बच्चे हैं अपना टिफ़िन बोतल लेकर घूमने के लिए वो निकल रहे हैं, इसलिए सारे खुश थे। और करीब 125 किलोमीटर दूर सरिस्का अभ्यारण्य घूमने जा रहे थे, और शिक्षक ने सभी की उपस्थिति ली। प्रधानाध्यापक जी ने सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और सभी बस में बैठकर रवाना हो गए। सुबह का समय था, सड़क पर वाहन बहुत ही कम थे। कहीं कहीं किसान बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी में चारा ले जाते हुए दिख रहे थे। अलवर पहुंचने में करीब 2 घंटे का समय लगा, क्योंकि वहाँ वाहनों की कतार लगी हुई थी। हॉर्न के शोर व उनसे निकलने वाले धुएं के प्रदूषण से सभी परेशान होने लगे। इक्का दुक्का साइकिल व रिक्शे भी दिख रहे थे। अब ये देखिए, सड़क पर वाहनों की जो कतारें लगी हुई है, इस प्रकार की कतारें आपको बड़े बड़े नगरों में लगभग ऐसी कतारें दिखाई देती है। जो महानगर है वहाँ तो ये हमेशा का इस प्रकार का दृश्य रहता है। जब इस प्रकार से इतने वाहन सड़क पर चलते हैं तो वो सभी वाहन पेट्रोल, डीजल, इस ईंधन का उपयोग करते हुए वो धुआं छोड़ते हैं। और आप कल्पना कीजिए, जब इतने सारे वाहन धुआं छोड़ेंगे तो वो धुआं आसपास फैलेगा, और उस धुएं में विषैली गैसें होती है जो हमारे स्वास्थ्य को ख़राब करती है। और ये जो विषैली गैसें होती है जो हमारे स्वास्थ्य को ख़राब करती है, आसपास की जो हवा होता है उसको ख़राब करती है, उसको कहते हैं प्रदूषण। अब वो हॉर्न भी बजाते रहते हैं तो वो अनावश्यक शोर भी होता है, तो वो शोर भी एक ध्वनि प्रदूषण का रूप हो गया। और जो धुआं उस वायुमंडल में मिलता है, हमारी हवा में मिलता है, वो हो गया वायु प्रदूषण का रूप। तो बच्चे सरिस्का अभ्यारण्य देखने के लिए गए। अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं ना, पशु पक्षी आराम से जहाँ पे रह सकें निश्चिंत होकर, वो अभ्यारण्य होता है, यानी पशु पक्षियों के लिए आरक्षित स्थान होता है। वो वहाँ पे वही रहते हैं। मनुष्य को वहाँ जाने की अनुमति नहीं होती, केवल देखने के, घूमने के लिए जा सकता है। तो ये सड़क पर वाहनों की आप कतार देखिए, ये लंबी कतारें लगी हुई है, और वो सारी की सारी ये वाहनों की कतारें हैं, वो प्रदूषण फैला रही है। अब चित्र में आपको कौन कौन से वाहन दिखाई दे रहे हैं, तो आप ध्यान से इसको देखेंगे तो इस चित्र में कई वाहन अपने को दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इसमें बस दिखाई दे रही है,
और ट्रक भी दिखाई दे रहा है, कार दिखाई दे रही है, मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा और स्कूटर भी दिखाई दे रहा है। तो ये बस, ट्रक, कार, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, ये वाहन इसमें दिखाई दे रहे हैं। वाहन किस प्रकार के ईंधन से चलते हैं? तो ये वाहन पेट्रोल डीजल से चलते हैं। आजकल सीएनजी से भी चलने लग गए हैं। ऐसे कौन कौन से वाहन हैं जिसमें पेट्रोल नहीं डालना पड़ता? तो बैटरी चालित रिक्शा और रिक्शा, साइकिल, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, ये इस प्रकार के वाहन होते हैं जिनमें पेट्रोल नहीं डालना पड़ता। पेट्रोल का मतलब यहाँ ये भी है जिसमें पेट्रोल या डीजल नहीं डालना पड़ता। अब सोचिए और बताइए, आपके घर में कौन कौन से वाहन हैं और आपके परिवार के लोग काम पर किस वाहन से जाते हैं, और चित्र में दिख रहे वाहनों के अलावा यातायात के और कौन कौन से साधन होते हैं। तो आपके घर में कौन कौन से वाहन हैं, इस प्रश्न को हम पहले लेते हैं। तो जो वाहन आपके घर में, आप उसका उत्तर लिख दीजिए। तो इसका उत्तर हो सकता है कि हमारे घर में साइकिल और मोटरसाइकिल, कार, ये वाहन है। जो वाहन है आप उसमें लिख सकते हैं। साइकिल है तो साइकिल लिखें, मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल लिखें। प्रश्न नंबर 2 है, आपके परिवार के लोग काम पर किस वाहन से जाते हैं? आप इसका उत्तर लिख सकते हैं मोटरसाइकिल से। तीसरा है, चित्र में दिख रहे वाहनों के अलावा यातायात के और साधन कौन कौन से हैं? चित्र में जो दिख रहे हैं वाहन, उनके अलावा जो यातायात के साधन हैं वो हैं रेलगाड़ी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, पानी का जहाज, नाव, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, साइकिल आदि। अब इसमें एक शब्द है यातायात के साधन। अब यातायात का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम जिस वाहन का उपयोग करते हैं वो यातायात का साधन हमारे लिए होगा, और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना हो जाएगा यातायात। अब आगे चलते हैं हम। देखिए, ये पेट्रोल पंप का दृश्य है। पेट्रोल पंप वह स्थान होता है जहां गाड़ियां पेट्रोल भरवाती है। यहाँ जितना पेट्रोल का मूल्य होता है उतने रुपए देकर गाड़ी में पेट्रोल लोग डलवाते हैं। तो ऐसा स्थान जहाँ पेट्रोल मिलता है, एक प्रकार से पेट्रोल की दुकान होती है ये, जहाँ पे पेट्रोल मिलता है, और इसको कहते हैं पेट्रोल पंप। एक पेट्रोल पंप देखकर ड्राइवर काका ने बस रोक दी। वहाँ वाहनों की लंबी कतार थी। रितु ने कहा, काका अभी से पेट्रोल खत्म हो गया। तब ड्राइवर काका ने बताया कि इस बस में पहले ही डीजल कम था और बस में छोटी गाड़ियों की तुलना में ईंधन की खपत ज़्यादा होती है। बस ज़्यादा ईंधन खाती है क्योंकि वो बड़ी होती है और उसका इंजन बड़ा होता है। कार छोटी होती है तो वो कम ईंधन खाती है। तो उन्होंने यहाँ बस रोक दी। पेट्रोल पंप पर लिखे स्लोगन को देखकर अखिल ने शिक्षक से पूछा, ऐसा क्यों लिखा है कि पेट्रोल के भंडार सीमित है, इसका मितव्ययतापूर्ण उपयोग करें। पेट्रोल पंप पर एक स्लोगन लिखा हुआ था। स्लोगन का मतलब जो अच्छी अच्छी बातें कहीं लिखी होती है ना, जिनसे पढ़कर लोग प्रेरणा लेते हैं, इनको कहते हैं स्लोगन। और वो छोटी सी बात में ही वो बहुत बड़ा सार बता देते हैं, तो ये स्लोगन कहलाता है। तो यहाँ लिखा था कि पेट्रोल के भंडार सीमित है, इसका मितव्ययतापूर्ण उपयोग करें। तो शिक्षक ने बताया कि बेटा, पेट्रोलियम ज़मीन में बहुत गहराई में पाया जाता है और ये लाखों वर्षों पहले भूमि में पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के दबने और रासायनिक क्रिया से बना है। अब बनता कैसे है पेट्रोल? लाखों करोड़ों साल इसको बनने में लगे हैं। बना कैसे? लाखों साल पहले पेड़ पौधे और जीव जंतु ये धरती की उथल पुथल में धरती के ज़मीन के अंदर दब गए और लाखों साल तक वो दबे रहे, तो ताप, दाब और अन्य रासायनिक क्रियाओं से वो काले गाढ़े रंग के द्रव में बदल गए। उसी को हम पेट्रोल कहते हैं। जब पेट्रोल ज़मीन से निकलता है तो काले रंग का गाढ़ा द्रव कीचड़ की तरह होता है। फिर इसको रिफाइनरी यानी ऐसी फैक्ट्रियों में ले जाते हैं जहाँ पे इनको तेल को शुद्ध किया जाता है, उसको साफ़ किया जाता है
और जब रिफाइनरी में इसका शुद्धिकरण करते हैं तो उससे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोम, वैसलीन, डामर जो सड़क पे डालते हैं, काले रंग का सड़क जिसे बनाते हैं, आदि प्राप्त होते हैं। इनके अलावा भी कुछ पदार्थ बनते हैं जिनका उपयोग अल्कोहल, संश्लेषित रबड़, कृत्रिम रेशे और प्लास्टिक आदि बनाने में किया जाता है। ये ज़मीन में बहुत सीमित मात्रा में है। पेट्रोल के ज़मीन में भंडार सीमित है, यानी हम जिस प्रकार से उसको उपयोग करते जा रहे हैं तो एक दिन पेट्रोल समाप्त ज़रूर होगा। तब तो ये जल्दी समाप्त हो जाएगा। आस्था ने कहा, पेट्रोलियम हमारे देश में कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो शिक्षक ने कहा कि हाँ बेटी, यदि हमने इनका उपयोग मितव्ययता से नहीं किया तो कुछ ही वर्षों में ये समाप्त हो जाएगा। अब शब्द है मितव्ययता। मितव्ययता क्या होती है आप समझ लीजिए। मितव्ययता का मतलब यह नहीं होता कि हम उपयोग नहीं करें। मितव्ययता का अर्थ होता है जहाँ जितने उपयोग की आवश्यकता होती है, कम से कम उपयोग में जहाँ हमारा काम चल सकता है उतना उपयोग करना, उसको कहेंगे मितव्ययता। तो यदि हम इस प्रकार से इसका उपयोग करते रहें ज़्यादा तो कुछ ही वर्षों में यह समाप्त हो जाएगा। हमारे देश के महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों, राजस्थान राज्यों के बाड़मेर जिले में ये पेट्रोल पाया जाता है। कहाँ मिलेगा? देश में महाराष्ट्र में, गुजरात में, आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, तमिलनाडु और राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले में पाया जाता है। और आसाम में सबसे पहले तेल की खोज हुई थी। अब देखिए, ये भारत का मानचित्र है। इस भारत के मानचित्र में जहाँ जहाँ हमें पेट्रोल मिलता है, ये राजस्थान, ये पूरे अपने भारत का मानचित्र है, देखिए आप। और इसमें जिन जिन राज्यों में हमें पेट्रोल मिलता है उसमें नाम लिखे हुए हैं, उनको दर्शाया हुआ है। तो देखिए, राजस्थान में पेट्रोल मिल रहा है, यहाँ असम में मिल रहा है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, फिर महाराष्ट्र है और फिर तमिलनाडु। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो 6 राज्य हैं, उन 6 राज्यों में हमें पेट्रोल मिलता है। तो ये भारत के मानचित्र के अंदर हमने दिखा रखा है कहाँ कहाँ पेट्रोल हमें मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तेल उत्पादक राज्य, तो जो तेल का उत्पादन करते हैं, नीचे कुछ साधनों के नाम दिए हैं, अपनी कॉपी में तालिका बनाकर भरिए। देखिए, वाहन का नाम, टंकी पूरी भरने में लगभग कितना पेट्रोल डीजल चाहिए और 1 लीटर पेट्रोल डीजल में कितना चलता है। तो देखिए, सबसे पहले है मोटरसाइकिल। अब जितनी बड़ी टंकी होती है उतना ही उसमें तेल आएगा। तो मोटरसाइकिल में लगभग तेल आता है 10 लीटर के लगभग तेल आता है इसमें। तो हम इसमें लिख देंगे 10, ये लीटर का लिखा हुआ है। और 1 लीटर में कितना चलता है? तो 1 लीटर में मोटरसाइकिल चलता है 45 से लेके 60 किलोमीटर तक। मोटरसाइकिल के ऊपर निर्भर करता है, जो बहुत अच्छे मोटरसाइकिल वो ज़्यादा चलते हैं। और स्कूटर में कुछ कम डलता है, तो स्कूटर में डलेगा 7-8 लीटर। और स्कूटर कम एवरेज देता है, तो स्कूटर लगभग चलेगा 40 किलोमीटर 1 घंटे में। तो कार में जो पेट्रोल डलता है वो लगभग डलता है 40 से 45 लीटर, क्योंकि इसका टैंक बड़ा होता है। और कार जो 1 लीटर में कितनी चलती है उसको एवरेज कहते हैं वैसे। तो कार चलती है 15 से लेके 20 के बीच में। अलग अलग कार होती है, अलग अलग चलती है वो। जीप में भी इतना ही डलेगा, लगभग 40-45 लीटर डलता है। और जीप की एवरेज होती है कम, तो जीप चलती है 15 के आसपास चलती है, 15 से कम भी होती है। और बस की जो टंकी होती है वो बड़ी होती है,
तो बस की टंकी में 150 से 200 लीटर तेल उसमें आ जाता है। और बस जो एवरेज देती है चलने की 1 लीटर में, तो बस 1 लीटर में 6-7 किलोमीटर ही चल पाती है। ऐसी ट्रक है तो ट्रक की भी इतनी होती है लगभग 200, और कई ट्रक और बड़े होते हैं उनकी 2-2 टंकियाँ होती है, उसमें 200 से 300 तक भी उसमें आ सकता है। और इतना ही ट्रक चलता है 6-7 का। ट्रैक्टर में 50-60 लीटर तेल आता है इसमें, और ट्रैक्टर भी लगभग आप मान के चलिए 10 तक की एवरेज से चलता है। तो ये अलग अलग वाहन हैं जिनकी टंकी में कितना तेल आता है पूरा भरेंगे तो 1 लीटर में कितना चलता है, ये हमने देखा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। यदि आपके गांव शहर में 10 दिन तक पेट्रोल डीजल नहीं मिले तो क्या होगा? यदि गांव और शहर में 10 दिन तक पेट्रोल डीजल नहीं मिले तो सभी वाहन बंद हो जाएंगे, खेतों की जुताई नहीं होगी, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएंगे और लोगों को दैनिक आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई होगी। सामान भी नहीं मिलेगा क्योंकि सामग्री भी वाहनों से आती है, तो सामान की सप्लाई भी इससे बाधित हो जाती है। दूसरा प्रश्न है, पेट्रोल डीजल की बचत किन किन तरीकों से की जा सकती है? पेट्रोल डीजल की बचत हम कई तरीकों से कर सकते हैं। पहला, छोटी दूरी की यात्रा साइकिल से या पैदल करनी चाहिए। दूसरा, चौराहे पर रेड लाइट होने पर वाहन को बंद करके खड़ा होना चाहिए। और तीसरा, निजी वाहन के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करना चाहिए, जैसे बस, रेल इसका। और चौथा, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी आदि के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। और पांचवा, बैटरी चालित रिक्शा का प्रयोग करना चाहिए। और आजकल तो बैटरी चालित स्कूटर है, मोटरसाइकिल, वो भी आगे, उनका प्रयोग करना चाहिए। और छठा, वाहनों का उचित रख रखाव करना चाहिए जिससे पेट्रोल डीजल की खपत कम हो सके। और सातवां है, सिंचाई के लिए डीजल इंजन के स्थान पर बिजली चालित मोटर का प्रयोग करना चाहिए। और एक नया ईंधन अभी आया है, बहुत ही कम प्रदूषण करता है, सीएनजी। तो सीएनजी चालित वाहनों का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। अब तीसरा है, पेट्रोल डीजल के अलावा और किससे वाहन चल सकते हैं? तो पेट्रोल डीजल के अलावा बैटरी और एलपीजी, सीएनजी, सौर ऊर्जा और बिजली से वाहन चलाए जा सकते हैं। यदि सब लोग बस में नहीं जाकर कार या जीप से जाते हों तो जितनी गाड़ियों की ज़रूरत होती है और क्या क्या नुकसान होगा। अगर सभी लोग बस में नहीं जाकर कार या जीप से जाते तो कितनी गाड़ियों की ज़रूरत होती और क्या क्या नुकसान होते। यदि सब लोग कार या जीप में जाते तो कम से कम 8 कार या जीपों की आवश्यकता होती। इससे यह नुकसान होता कि पेट्रोल डीजल अधिक खर्च होता और सड़क पर भी यातायात में वृद्धि हो जाती, प्रदूषण भी बढ़ जाता। चलिए, सरिस्का अभयारण्य में जंगली जीव जंतुओं को पास से देखकर सभी बहुत रोमांचित और खुश हुए। प्रफुल्लित भाव से सभी पुनः बस में बैठ गए। रास्ते में चाय के लिए एक ढाबे पर रुके, जो छोटे होटल की तरह होते हैं जहाँ केवल चाय वगैरह थोड़ा सामान बनता है, उसको ढाबा कहा जाता है। तो वहाँ देखा कि भट्टी में कोयले जल रहे थे। सड़क के दूसरी तरफ कुछ महिलाएं सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लिए जा रही थी। आखिर विपुल ने पूछ लिया, ये कोयले कहाँ से आते हैं? तो नेहल ने बताया, जमीन में कोयले की खदान होती है जहाँ से खुदाई करके कोयला निकालते हैं। विपुल, अच्छा, कोयले भी जमीन से निकलते हैं, यह जमीन में कहाँ से आता है? फिर शिक्षक महोदय ने बताया कि ऐसा अनुमान है कि कई वर्षों पहले, ये भी बात हजारों लाखों साल पहले की है, जमीन की उथल पुथल, भूकंप आदि से असंख्य पेड़ पौधे जमीन के अंदर दब गए। वहाँ वायु का अभाव था, ताप व दाब बहुत अधिक था, जिसके फलस्वरूप ये पेड़ पौधे कोयले में बदल गए। ये पक्का कोयला कहलाता है। कुछ लोग घरों में जलाऊ लकड़ी से कोयला बनाते हैं जिसे कच्चा कोयला कहते हैं। विपुल, क्या हमारे देश में कोयले की खदानें भी है क्या? तो शिक्षक ने कहा, हाँ बेटा, हमारे देश में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और राजस्थान के बीकानेर जिले के कोलायत और पलाना में कोयले की खदानें हैं। विपुल, कोयला चूल्हे में जलाने के अलावा और क्या क्या काम आता है?
तो कोयले का जो ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग ताप बिजली घरों में विद्युत उत्पादन में किया जाता है। यानी कोयले को जलाकर उससे बिजली उत्पन्न की जाती है। तो ईंधन बहुत ही सीमित मात्रा में है, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये भावी पीढ़ी को उपलब्ध नहीं होगा। यानी जो धरती में जो खनिज हैं वो एक दिन समाप्त हो जाएंगे, हम उसको जल्दी ज़्यादा उपयोग करेंगे जल्दी समाप्त हो जाएंगे, धीरे धीरे उपयोग करेंगे तो लंबे समय तक चलेंगे। और हमें इनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हम इसको दुरुपयोग करेंगे, बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को तो पेट्रोल डीजल कोयला मिलेगा ही नहीं। वो तो केवल चित्र देखेंगे कि कोयला ऐसा होता था, डीजल ऐसा होता था। इसलिए हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सीमित मात्रा में मितव्ययता से उपयोग करना चाहिए ताकि भावी पीढ़ी को ये मिल जाए। अब देखिए, तेल बचाने से संबंधित स्लोगन व नारों का संकलन कर कक्षा में आप चर्चा कीजिए। तेल बचाने के नारे और स्लोगन। तो तेल बचाने के नारे और स्लोगन आप लिखिए और फिर बनाइए और उनको कक्षा में आप जब आपकी कक्षाएं लगेगी, अभी तो विद्यालय आप सबके बंद हैं, जब आपकी बाद में कक्षाएं लगेगी तो आप उसमें उन स्लोगन को लगाइए ताकि वो भी प्रेरणा देंगे औरों को भी। सब उनको देखकर सीखेंगे कि हमें पेट्रोल और डीजल इसका हमें सीमित और मितव्ययता के साथ में उपयोग करना चाहिए। तो चलिए हम आगे चलते हैं। समाचार पत्रों में ईंधन की बचत से संबंधित विज्ञापन खबरों की कटिंग का संकलन कीजिए व चार्ट पर चिपकाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो ये भी समाचार पत्रों में बहुत से रंगीन ऐसे विज्ञापन आते हैं, तेल की बचत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप ईंधन बचाइए, इस प्रकार की बहुत सी उसमें विज्ञापन खबरें आती हैं। तो आप उसमें अखबार में से उनकी कटिंग करके न्यूज़पेपर में से और आप उनको एक इसका चार्ट बना के अपनी कक्षा में लगाइए। आपके लिए ये प्रैक्टिकल आपके लिए वर्क हो गया। अब इस पाठ में हमने क्या सीखा? पेट्रोल डीजल व कोयला कई वर्षों पहले पेड़ पौधों व जीव जंतुओं के दबने से बना, इसका विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए, यानी समझदारी के साथ उपयोग करना चाहिए। हमें ईंधन की बचत करनी चाहिए और हमारे देश में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और राजस्थान के बीकानेर जिले के कोलायत और पलाना में कोयले की खदानें हैं। अब आपने जाना और समझा तो कुछ बातें आपको बतानी पड़ेगी। ईंधन के प्रकार और उसके विभिन्न उपयोग के बारे में तालिका बनाकर कॉपी में आपको लिखना है। जैसे लकड़ी, तो लकड़ी इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो आप लिखेंगे चूल्हा जलाने में और फर्नीचर बनाने में लकड़ी का उपयोग होता है। फिर कोयला, कोयले के आगे लिखेंगे आप कोयले का उपयोग होता है बिजली बनाने में और अंगीठी जलाने में और प्रेस करने में। ऐसे बहुत से प्रेस करने वाले होते हैं जो कोयले की प्रेस का भी उपयोग करते हैं। तो कोयले का उपयोग बिजली बनाने में, प्रेस करने में और अंगीठी को जलाने में होता है। पेट्रोल, पेट्रोल का उपयोग मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर आदि को चलाने में किया जाता है। डीजल, जीप, बस, ट्रक, ट्रैक्टर आदि चलाने में, सिंचाई हेतु इंजन चलाने में, जनरेटर चलाने में और कारखानों में मशीनें चलाने में भी डीजल का उपयोग होता है। अब कोयले का निर्माण कैसे हुआ? इस प्रश्न का आप उत्तर देंगे तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, जब जमीन की उथल पुथल व भूकंप आदि के कारण पेड़ पौधे जमीन के अंदर दब गए तो लाखों वर्षों बाद वे वायु के अभाव तथा ताप व दाब की अधिकता के कारण कोयले में बदल गए। इस प्रकार कोयले का निर्माण हुआ। दूसरा है पेट्रोल व डीजल से चलने वाले वाहनों की अलग अलग सूची बनाइए।
तो आप इसकी सूची बनाएंगे। पहले लिखेंगे पेट्रोल से चलने वाले वाहन, उसमें लिखेंगे मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, 3 व्हीलर आदि। फिर लिखेंगे डीजल से चलने वाले वाहन, इसमें लिखेंगे आप जीप, बस, ट्रक, मेटाडोर, ट्रैक्टर, टेम्पो आदि। और तीसरा है पेट्रोल डीजल बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे पेट्रोल डीजल बचाने के लिए हम निम्न काम कर सकते हैं। पहला, साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देंगे। दूसरा, चौराहे पर लाल बत्ती होने पर वाहन बंद करके खड़े होंगे और वाहनों का उचित रख रखाव करके हम तेल बचा सकते हैं। और चौथा, जहाँ तक संभव हो सार्वजनिक परिवहन के साधनों जैसे बस, रेल आदि का प्रयोग करेंगे। और पांचवा, बैटरी, सीएनजी तथा ऊर्जा के अन्य स्रोतों से चलने वाले वाहनों का प्रयोग करेंगे। और छठा, घोड़ा गाड़ी, बैल गाड़ी, ऊंट गाड़ी के प्रयोग में भी हम वृद्धि कर सकते हैं। और सातवां, सिंचाई के लिए डीजल इंजन का प्रयोग न करके बिजली की मोटर का प्रयोग करेंगे। और आठवां, घरों में लगे जनरेटरों के स्थान पर सौर ऊर्जा का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इतने यदि हम काम करेंगे तो फिर पेट्रोल डीजल को हम बचा सकते हैं। तो अंत में क्या संदेश दे रहा है ये पाठ में? ईंधन का करें विवेकपूर्ण उपयोग, भावी पीढ़ी को होगा आपका सहयोग। तो हम ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करके भावी पीढ़ी को सहयोग दे सकते हैं और उनको हम ईंधन उपलब्ध करवा सकते हैं। तो इस पाठ में हमने सीखा कि हमें ईंधन कहाँ से मिलता है और कैसे हमें उसका मितव्ययता के कारण से उपयोग करना चाहिए। तो खूब ही आपने इस पाठ में से सीखा, आनंद लिया और जो बातें सीखी है आप उनको काम में लेना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन की बचत में आप इस प्रकार से अपना योगदान कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप तो साइकिल चलाइए। अभी आप छोटे हैं, साइकिल का आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और अपने मन में ये तय भी कर लीजिए कि हम साइकिल का उपयोग ज़्यादा करेंगे। और अगर नज़दीक का कोई स्थान है तो हम पैदल ही ज़्यादा जाएंगे, इससे आपका व्यायाम भी होगा और आपके ईंधन के बचत में आपका योगदान भी हो जाएगा।